नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरुआ, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम आज अरस्तु के कानून संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने कानून को योग्यतम शासक से भी उच्चतर स्थान प्रदान किया है। उसने कानून को आवश्यक बुराई के रूप में नहीं बल्कि श्रेष्ठतम अच्छाई के रूप में स्वीकार किया है। वो जो कानून है वो जो प्लेटो की नज़रों में जो दार्शनिक राजा है, जो योग्यतम होता है, वो सर्वोच्च होता है। अरस्तु ने दार्शनिक राजा को या योग्यतम शासक को उच्चतर नहीं बताया। अरस्तु ने कानून को सर्वोच्च बताया, इसको श्रेष्ठतम अच्छाई के रूप में स्वीकार किया। अरस्तु की धारणा है कि एक श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के लिए कानून परम आवश्यक है, नागरिकों के लिए भी और शासकों के लिए भी, दोनों के लिए ही। अगर एक श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन होना चाहिए तो उसके लिए कानून अति आवश्यक है। एवं कानून का शासन सभी दृष्टियों से अन्य प्रकार से शासकों से कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। सेबाइन के शब्दों में अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक चिन्ह माना है, केवल एक अभाग्यपूर्ण आवश्यकता ही नहीं। बुद्धिमान से बुद्धिमान शासक भी कानून के बिना अपना काम नहीं चला सकता। इसका कारण यह है कि कानून निर्वैयक्तिक होता है। किसी आदमी में चाहे वह कितना ही भला क्यों न हो, यह निर्वैयक्तिकता नहीं आ सकती। सेबाइन ने भी इस बात का समर्थन किया, अरस्तु की बात का, कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपना काम सही ढंग से नहीं चला सकता जब तक कि कानून नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की व्यक्तिगत खामियां आ जाती है। इसलिए कानून का होना अति आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार कानून से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? अरस्तु ने कानून को इच्छा से अप्रभावित विवेक कहकर पुकारता है। इच्छा से अप्रभावित विवेक, इस पर इच्छा का कोई प्रभाव नहीं चलता। अर्थात उसने कानून को विशुद्ध विवेक माना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई खामियां बुराइयां नहीं होती हैं। उसने कानून को उन समस्त बंधनों का सामूहिक नाम दिया जिसके अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का नियमन होता है। वह कानून को न्याय का आधार, विवेक का पर्यायवाची और नैतिकता का राजनीतिक रूप मानता है। अरस्तु कानून को विवेक मानता है। वह उच्च कोटि का विवेक जिसे किसी प्रकार की लालसाएं, भावनाएं तथा प्रलोभन कुंठित नहीं कर सकते। कानून नैतिक नियमों का राजनीतिक संस्करण है। अरस्तु के शब्दों में कानून की उद्वेग रहित सत्ता मजिस्ट्रेट का स्थान नहीं लेती, लेकिन वह मजिस्ट्रेट की सत्ता को नैतिक महत्व अवश्य प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट की सत्ता को ये नैतिक महत्व इसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अब कानून के सोर्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ। अरस्तु के अनुसार कानून संपूर्ण रूप से रूढ़िजन्य अथवा मानव निर्मित नहीं है, अपितु प्रकृतिजन्य है। कानून को प्रकृतिजन्य मानने का आधार है उसमें निहित अव्यक्तिगत तत्व। ये तत्व नैतिक दूरदर्शिता तथा सूझबूझ के परिणाम है। जिस प्रकार प्लेटो ने कानून को रूढ़िजन्य माना है, उसको मानव निर्मित माना है, उसके जस्ट अपोजिट उसका
विरोध स्वरूप अरस्तु ने कानूनों को मानव निर्मित न मानकर, रूढ़िजन्य न मानकर प्रकृतिजन्य माना है, और उसने उसको आधार भी दिया है प्रकृतिजन मानने का कि उसमें व्यक्तिगत तत्व होते हैं, और ये तत्व कैसे होते हैं? नैतिक दूरदृष्टता तथा सूझबूझ के परिणाम होते हैं। कानून का शासन विवेक का शासन है, विवेक का शासन है। अरस्तु की मान्यता थी कि कोई भी विधायक कानून का निर्माण नहीं कर सकता, अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिकता से वह कानून के स्वरूप को खोज निकालने का प्रयत्न करता है। वो कानून का निर्माण तो नहीं कर सकता, मगर वो अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, दार्शनिकता से वो कानून के स्वरूप को जरूर खोजने का प्रयत्न कर सकता है। और इस प्रकार के खोज कार्य के लिए बड़ी क्षमता तथा विवेक की आवश्यकता होती है। कानून की खोज के लिए बड़ी क्षमता होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए। अरस्तु का यह तर्क है कि कानून का निर्माण करने में लोगों का सामूहिक ज्ञान सबसे बुद्धिमान कानून निर्माता के ज्ञान से बढ़कर होता है। जो सामूहिक ज्ञान होता है उससे कानून का निर्माण होता है, और जो सबसे बुद्धिमान कानून निर्माता उससे बढ़कर होता है, सामूहिक जो ज्ञान होता है। जनसभाओं की राजनीतिक योग्यताओं पर विचार करते समय वह इस तर्क का और विकास करता है। समूह में मनुष्य एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। एक मनुष्य प्रश्न के एक भाग को समझता है, दूसरा मनुष्य प्रश्न के दूसरे भाग को समझता है। इस प्रकार वे सारे विषय को समझ जाते हैं। अर्थात इसमें सामूहिक ज्ञान होता है, सामूहिकता होती है, तो वो ज्ञान श्रेष्ठ कानून का रूप धारण कर लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, कानूनों का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने अपनी कृति वक्तव्य कलाशास्त्र रेटोरिक्स में अरस्तु ने कानून को दो भागों में बांटा है। पहला कानून विशिष्ट कानून और दूसरा सार्वभौमिक कानून। विशिष्ट कानून अरस्तु के अनुसार वे कानून है जो किसी विशिष्ट राज्य द्वारा बनते हैं और उस राज्य के व्यक्तियों द्वारा लागू होते हैं। विशिष्ट कानून विशिष्ट राज्यों के द्वारा ही बनते हैं और विशिष्ट लोगों के द्वारा ही लागू होते हैं। ये विभिन्न राज्य के अपने अपने कानून हैं। ये लिखित तथा लिखित दोनों रूप में पाए जाते हैं। विशिष्ट राज्यों के लिए विशिष्ट कानून होते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ। ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक कानून को अरस्तु ने सार्वभौमिक कानून की संज्ञा दी है। जो ईश्वर के कानून होते हैं, जो नेचुरल लॉ होते हैं, वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल कानून होते हैं अरस्तु की नज़रों में। इस कानून को चाहे किसी भी समुदाय की मान्यता प्राप्त हो अथवा न हो, इसका अस्तित्व अवश्य है। ये सभी देशों के लिए समरूप होते हैं। देश काल और पात्र का प्रभाव इन पर नहीं होता है। ये शाश्वत होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दिव्य ज्योतिष प्राकृतिक कानून का आधार है। सार्वभौमिक कानून के विषय में ये कहा जा सकता है कि चाहे इसकी आवाज़ अथवा कल मान्यता हो अथवा न भी हो, इसका स्रोत शाश्वत है तथा इसके जन्म को कोई नहीं जानता। तो अरस्तु की नज़रों में जो सार्वभौमिक कानून होता है, यूनिवर्सल जो लॉ होता है, वो शाश्वत होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, दिव्य ज्योति होती है, ईश्वरीय कानून होते हैं, और इन कानूनों को जो इनका जन्म होता है इनको कोई नहीं जानता। निष्कर्षतः अरस्तु ने कानून को सर्वोच्च माना है। कानून के शासन में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होता है तथा आत्मसम्मान बढ़ता है। अतः अगर कानून का अगर शासन होगा तो व्यक्ति का चहुमुखी विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ेगा। कानून में अव्यक्तिगत तत्व होते हैं, तथार्थ उसमें लोभ, माया
ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। यह व्यक्तिगत तत्व होते हैं। व्यक्ति के स्वार्थों का कानून के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समान लोगों में पाई जाने वाली समानता की ये व्यवहार रूप में तथा सैद्धांतिक आधार पर रक्षा करता है। वे विवेक का शासन है जो स्वयं ईश्वर के शासन के समान होता है। कानून प्रतिरोधी शक्ति से मुक्त होता है, अतः समाज के असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर राज्य में एकता व सुव्यवस्था कायम करता है। तो जो कानून होता है वो सर्वोच्च, अस्तु की नज़रों में सर्वोच्च कानून धारणा होती है और उसमें ही व्यक्ति के सद्गुणों का, उसका सर्व कल्याण का, आत्मसम्मान का विकास होता है। कानून विवेक की परिणति होते हैं और जो ईश्वर का कानून होता है उसके समतुल्य होते हैं। और ये जो असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित कानून के द्वारा ही होता है। अरस्तु के संप्रभुता संबंधी विचार। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। अरस्तु के ग्रंथ में हमें संप्रभुता की सुनिश्चित परिभाषा अथवा उसका विशद विवेचन तो नहीं मिलता, तथापि राज्य की सर्वोच्च शक्ति का उल्लेख अवश्य मिलता है। यानी वो स्पष्ट रूप से उनके ग्रंथों में संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखता है, मगर उसके जितने भी ग्रंथ थे उनमें वो कानून को सर्वोच्च मानता है। अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु कानून को होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। अर्थात अंतिम शक्ति किस में होती है? कानूनों में होती है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। चाहे वो व्यक्ति कितना ही महान और बुद्धिमान क्यों न हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति हो चाहे कितना ही महान हो, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ होगा तो वो कानून होगा। अंतिम शक्ति कानून में निहित होगी। उसी के शब्दों में सही ढंग से निर्मित कानून अंतिम रूप से सार्वभौमिक होने चाहिए। वह कहता है कानून ही सार्वभौम है। अरस्तु के विचारों का सार यही है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कानून में निवास करे और कानून से ऊपर राज्य में कोई भी सर्वोपरि शक्ति नहीं हो। अर्थात कानूनी सर्वोच्च है, कानूनी शाश्वत है, सार्वभौमिक है और कानून में ही व्यक्ति का सर्व कल्याण, आत्मसम्मान बढ़ता है। कानून व्यक्ति से बढ़कर होता है, चाहे व्यक्ति हो कितना ही महान और कितना ही ज्ञानी हो, क्योंकि कानून के अंदर ही सामूहिक ज्ञान निहित होता है। धन्यवाद।